हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के फर्दर प्रोविजंस को। तो इसके पहले हमने मिनिमम 3 क्लासेस ले लिया है। जहाँ तक हमने आई थिंक मुझे याद है मैंने कंप्लीट कर लिया था जजमेंट। ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट ऑफ द जजमेंट, यानी जजमेंट कब रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है किसी भी केस से रिगार्डिंग, वहाँ तक हमने कवर कर लिया था, यानी सेक्शन 38 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 39 से, जो बात करता है एक्सपर्ट के बारे में। तो इसके पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए हमारा बीएसए का। तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो 1 जुलाई 2024 से 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इन्फोर्स हुए हैं, जो है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द भारतीय न्याय संहिता और है जब द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये तीनों जो हमारे अधिनियम लाए गए हैं, ये हमारे जो पुराने कॉलोनियल एरा के जो हमारे क्रिमिनल लॉज थे उसको रिपील करके लाए गए हैं। लाइक जो हमारा बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये रिपील करके लाया गया है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को, यानी 1872 से जो हमारा कानून चला आ रहा था उसको अब 2023 में रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। हम इसको कंपैरिजन में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ चेंजेस हैं या क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है, क्या क्या ऐड किया गया है या क्या क्या ओमिट किया गया है। तो ऐसा मतलब बोला जा सकता है कि ऐसा कुछ इसमें बदलाव नहीं किया गया है। बहुत ही मिनिमम इसमें जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ऐड की गई हैं, लाइक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मामले में, या कहीं कहीं इक्का दुक्का कुछ इधर उधर जो हुआ हो। बाकी एज इट इज़ हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, एज इट इज़ हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब बराबर है। तो हमने इसका इन्फोर्समेंट डेट जान लिया, और इसको पढ़ने के जो मतलब शॉर्ट ट्रिक्स थे वो हमने इसके जो पहले क्लासेस लिए हैं आप उनको देख सकते हैं। तो उसमें आपको पूरा बताया गया है शॉर्टकट में या कीवर्ड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता हो सकता है। जैसे हमने पढ़ लिया है अभी तक क्या इसका इन्फोर्समेंट एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिए, इसका डेफिनेशन क्लॉज पढ़ लिया है, फिर रेलिवेंट फैक्ट हमने जो सेक्शन पहले 5 to 55 देखते थे वो इसमें सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है, वो हमने देख लिया। फिर रेलिवेंट फैक्ट के अंदर ही क्या क्या चीज़ें होती हैं उससे रिगार्डिंग, जैसे अगर एक ब्रीफ में बताया तो रेस्ट जेस्टे हो गया, प्ली ऑफ एलिबाई हो गया, या स्टेट ऑफ माइंड से रिगार्डिंग रेलिवेंट फैक्ट हो गया। इसके अलावा जो होता है हमारा एडमिशन हो गया, कन्फेशन हो गया, या जजमेंट से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं वो कहाँ पर रेलिवेंट हो जाते हैं। इससे रिगार्डिंग हमने अभी तक सारे शॉर्टकट में यानी प्री के बेस पे सारे ही हमने पढ़ लिया है, देख लिया है। और मतलब बेयर एक्ट पढ़ने का ये सही तरीका होता है कि हर चीज़ में ना रटो, एक कीवर्ड पकड़ो और समझो कि उसको वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 39, जो बात करता है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट, यानी ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। अब भाई थर्ड पर्सन, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वहाँ पे 2 ही पार्टी होती है, ठीक, या एक विक्टिम एक एक्यूज्ड। तो इन 2 पार्टी की जो बातें हो रही हैं वो तो रेलिवेंट हैं, इनके रिगार्डिंग जो विटनेसेस आ रहे हैं वो रेलिवेंट है। बट जिनको उस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मतलब ना तो वो उनके विटनेस हैं, मतलब ना वो उस वारदात को होता हुआ देखा है ना सुने हैं, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है, वो अलग से ही थर्ड पर्सन होकर आ रहे हैं। तो उनको ही यहाँ पे थर्ड पर्सन एज अ थर्ड पर्सन यहाँ पे डिनोट किया गया है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, ठीक है, मेडिकल जो एग्जामिनर होता है या डॉक्टर होता है, तो ये क्या है, ये एक तरफ से थर्ड पर्सन है जो मतलब जो ये क्राइम हुआ है ना तो वो उसके बारे में जानते हैं, ना उसको देखे हैं, ना उनको विक्टिम के बारे में पता है, ना उनको एक्यूज्ड के बारे में पता है। बट जब वो चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, जो फैक्ट और जो मतलब चीज़ें जो या कुछ वेपन हो गया या कुछ भी हो गया, अगर उनके सामने लाया जाता है और वो उसको टेस्ट करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं,
तो वो उससे एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। अब भाई ये रिपोर्ट हमारा कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होता है, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ इसको डिनाई नहीं कर सकता है कि नहीं ये गलत है, जो भी रिपोर्ट में आएगा वो देखेंगे। तो एक तरफ से जो डॉक्टर है हमारे, ये ना तो विक्टिम की तरफ से है ना अक्यूज्ड की तरफ से है, तो ये क्या है, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, यानी ये थर्ड पर्सन है किसी भी केस से रेलिवेंट। तो इनका भी जो ओपिनियन होता है ये भी रेलिवेंट हो जाता है, जिसके बारे में बात किया गया है सेक्शन 39 to 45 में। अब जैसे सेक्शन 39 क्या बात करता है, ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट, यानी व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, एनी अदर फील्ड as to identify handwriting, फिंगर इम्प्रेशंस, और या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जिनसे वो जो पर्सन है वो स्पेशली स्किल्ड हो, मतलब उसके बारे में वो एक तरफ से प्रोफेशनली स्किल्ड हो या PhD वगैरह किए हों, उनके बारे में उसको नॉलेज हो, तो ऐसे पर्सन को यहाँ पे थर्ड पार्टी बोला गया है। और उनसे जो रिगार्डिंग जो उनसे मतलब रिपोर्ट आती है या वो जो भी ओपिनियन देते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, तो वो रेलिवेंट फैक्ट होता है। यहाँ पे जो एक नई चीज़ जोड़ी गई है वो है एनी अदर फील्ड, ये ऐड किया गया है जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखने लायक है कि अभी फॉरेन लॉ की बात की गई है, इंडियन लॉ की बात नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन लॉ है उसके बारे में हमारे जजेस को पूरा ज्ञान होता है, ठीक, क्योंकि भाई जो हमारे जजेस हैं उनको पूरा इंडियन लॉ याद है, मतलब उनको पता है कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है, हर चीज़ के बारे में। बट फॉरेन लॉ के बारे में जाहिर सी बात है नहीं पता होता है। तो अगर वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आके ओपिनियन दे रहा है कि फॉरेन लॉ ये कह रहा है, तो वो एज अ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन रेलिवेंट फैक्ट होगा। जो कि हमारा 39, तो इसमें वही कि एनी अदर फील्ड, ये पहले नहीं था, ये मतलब पहले 5 चीज़ों के बारे में ही बात करता था, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशन। इसमें अब एनी अदर फील्ड भी जोड़ दिया गया है, मतलब इसका जो स्कोप है वो एक तरफ से देखा जाए तो ब्रॉड कर दिया गया है। फिर उसके बाद जैसे एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एन एक्सपर्ट लाइक इंजीनियर, ठीक। अब सेक्शन 40 में क्या है, फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलिवेंट। मतलब ये कुछ देखा जाए तो सेक्शन हमारे 9 से रिलेटेड है, जहाँ पे हमने प्ली ऑफ एलिवाई देखा था कि ऐसे फैक्ट जो कि रेलिवेंट नहीं है, केस से डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है, बट वो अगर उस केस को सपोर्ट करती हैं या कुछ ऐसा करती हैं कि वो एकदम से विपरीत हो जाता है, यानी एकदम से ही इनकंसिस्टेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो ओपिनियन होगा एक्सपर्ट का वो भी रेलिवेंट होगा। ये सेक्शन 40 में बताया गया है। अब आते हैं सेक्शन 41 में। तो 41 हमारा हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर के बारे में बात किया जा रहा है, यानी अगर कोई भी एक्सपर्ट है जो कि हैंड राइटिंग और सिग्नेचर से रिलेटेड रिपोर्ट दे रहा है या ओपिनियन दे रहा है, तो वो एक रेलिवेंट फैक्ट होता है। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 42 के बारे में, जो बात करता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ जनरल कस्टम और राइट्स व्हेन रेलिवेंट। यहाँ पे जनरल कस्टम और राइट की बात की जा रही है कि वो कब रेलिवेंट फैक्ट हो जाते हैं। तो कस्टम, सबसे पहले तो कस्टम क्या होता है, कस्टम इज़ अ बिहेव जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा बहुत ही लंबे समय से करता हुआ आ रहा है, मतलब बहुत ही प्राचीन काल से सेम टू सेम वही चीज़ें करते हुए आज तक जनरेशन चली आ रही हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कस्टम, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें लगातार होते हुए आ रही हैं तो वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है हमारे सेक्शन 42 के अंदर। जैसे यहाँ पे जो हमारे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो क्या है, द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज टू यूज़ अ वाटर ऑफ पर्टिकुलर वेल। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर विलेज के बारे में बताया गया है जहाँ के लोगों का, जो वहाँ के मतलब जो वहाँ के निवासी हैं, वो एक पर्टिकुलर वेल है जो कि उस विलेज में है, वहाँ का जो पानी वो हमेशा यूज़ करते हैं और लंबे समय से वो यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो ये एक टाइप ऑफ जनरल राइट हो गया है उन विलेजर्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है
सेक्शन 42 में रेलिवेंट हो जाता है। फिर सेक्शन 43 है ओपिनियन एज टू यूसेजेस एंड टीनेंट व्हेन रेलिवेंट। तो यहाँ पे टीनेंट और यूसेजेस के बारे में बताया जा रहा है कि वो कब रेलिवेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी जब कोई स्पेशल मीन्स मतलब स्पेशल नॉलेज होती है इनके बारे में किसी भी पर्सन को, तो अगर वो ओपिनियन देता है तो ये चीज़ें जो है हमारी सेक्शन 43 में रेलिवेंट हो जाती हैं। मतलब ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस कभी कभी शायद इंडक्शन बेस पे क्वेश्चन आ जाता है, बाकी इतना इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा आता है सेक्शन 44, ये है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है व्हेन रेलिवेंट। तो व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाई कंडक्ट। ठीक है, यहाँ पे कंडक्ट के बारे में बात की जा रही है कि कंडक्ट के मतलब थ्रू कंडक्ट वो एक्सप्रेस किया जा रहा है ओपिनियन of any person who as a member of a family or otherwise has special means of knowledge। मतलब यहाँ पे वही कहने की बात है जो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो ओपिनियन होते हैं वो या तो उस जिस पर्सन के अगेंस्ट या बिहाफ पे बोला जा रहा है उसका वो फैमिली मेम्बर हो, ठीक, या तो अदरवाइज या अगल बगल पड़ोसी भी आ जाते हैं इसमें। उनको अगर स्पेशल नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, वो रोज़ रोज़ डेली वही चीज़ देख रहे हैं, वही चीज़ सुन रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाती है हमारे सेक्शन 44 में। ये पहले हमारे सेक्शन 50 में दिया हुआ था। तो हमको देखो कैसे पढ़ना है कि आधी चीज़ें तो वही है, आधी क्या पूरी की पूरी चीज़ें ही वही है, बस जो थोड़ा सा 2-4% इधर उधर चेंज हुआ होगा वही हमको अलग से ध्यान देना है। बाकी हमको इसके जो सेक्शंस है इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए के सेक्शंस को हमको कंपैरिजन करके पढ़ना है। और जैसे सेक्शन 50 में दिया हुआ था ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप, इंडियन एविडेंस एक्ट में यहाँ पे 54, 6 का डिफरेंस आ गया, तो 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो वो आ जाएगा। फिर आता है सेक्शन 45 ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। तो यहाँ पे ओपिनियन के ग्राउंड बताए गए हैं कब रेलिवेंट होंगे। एनी लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट, मतलब ओपिनियन अगर कोई भी जिंदा पर्सन यानी कोई भी ह्यूमन बीइंग के मतलब के द्वारा दिया जाता है तो वो रेलिवेंट होगा। यहाँ पे जो थर्ड पर्सन की बात की जा रही है वो एक ह्यूमन होना चाहिए, जिंदा पर्सन होना चाहिए, यानी कि भूत आके ओपिनियन दे रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। तो वही सेक्शन 45 में बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट। तो ये यहाँ पे सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो अब हम आते हैं कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट। यहाँ पे कैरेक्टर की बात की जा रही है। तो जनरल रूल क्या कहता है कि कोई भी केस हो, सिविल हो या क्रिमिनल, और क्रिमिनल में तो बहुत ही ज़्यादा जो कैरेक्टर होता है, जो कैरेक्टर बेस्ड फैक्ट होते हैं वो ज़्यादातर एडमिसिबल नहीं होते हैं। मतलब हाँ कभी कभी रेलिवेंट हो जाते हैं, एडमिसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि हमने पहले भी ये देख चुके हैं कि हैबिट जो है वो हैबिट रेलिवेंट फैक्ट नहीं होती है। यानी अगर एक पर्सन शूट करने की उसको मतलब हैबिट है या उसको थप्पड़ मारने की हैबिट है तो उसके बेस पे उसको भाई कन्विक्शन नहीं मिल सकता है, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात की जा रही है कि किसी को किसी के कैरेक्टर से जज नहीं किया जाएगा कि अगर मतलब वो मतलब क्या पता भाई इंसान की फितरत हो छेड़ना, ठीक है, लेकिन जो केस आया है उसमें उसने नहीं छेड़ा हो, बस किसी ने मजे लेने के लिए उसके ऊपर केस कर दिया हो, तो ऐसे तो फिर सभी जेल चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कैरेक्टर को एक लिमिट दी गई है कि कैरेक्टर कब रेलिवेंट होगा और कब रेलिवेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जो हमारा जनरल रूल है यही है कि कैरेक्टर इररेलिवेंट होता है किसी भी केस में। तो सेक्शन 46 में है इन सिविल केस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलिवेंट, यानी सिविल केस में कैरेक्टर का कोई काम नहीं होता है, ये 46 में है। अब क्रिमिनल केस में क्या बताया गया है कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो हमारा क्रिमिनल केस होता है कि अगर इंसान का कोई प्रीवियस कैरेक्टर है, मतलब उसने कुछ क्राइम किया और उनके जो एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये इंसान बहुत अच्छा था या मतलब बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी में इनका काफ़ी नाम है, ठीक है, इन्होंने इतनी चैरिटी दी है या इन्होंने इतने लोगों की मदद की है, तो ये क्या है, ये गुड कैरेक्टर एक इंसान का बताता है। तो अगर ऐसी चीज़ें कोर्ट के सामने आती हैं तो वो चीज़ें क्रिमिनल केस में रेलिवेंट हो जाती हैं। ठीक, ये हमारा हो गया 47 में। यहीं अगर बैड कैरेक्टर को बताया जाएगा उनके तो ये रेलिवेंट कम होता है। ठीक, मतलब प्रीवियस कन्विक्शन तक तो रेलिवेंट होता है, लेकिन बैड कैरेक्टर बहुत ही मतलब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, अगर उनको लगता है माने या लगता है तो ना माने।
बट यहाँ पे प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाता है हमारे क्रिमिनल केस में। अब 48 जो है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस लिए हो जाता है, क्योंकि ये रेप या सेक्सुअल जो हमारे ऑफेंसेस होते हैं उनसे रिगार्डिंग है। तो ये हमारा सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में 53A में दिया हुआ था, जो ऐड किया गया था किसके द्वारा, 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा। आई थिंक शायद मैं कुछ भूल रही हूँ, 2013 या 2018 से इसको ऐड किया गया था। सॉरी, आप मतलब इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो अब ये आ गया हमारा 48 में। तो 48 में बताया जा रहा है कि एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन सर्टेन केसेस। तो अगर कोई भी रेप से रिगार्डिंग या सेक्सुअल हैरेसमेंट या मतलब वुमेन, अगर एक तरफ से देखा जाए तो सेक्सुअली जो ऑफेंसेस होते हैं, अगर वो उससे रिलेटेड कोई केस आता है और उसमें प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बताया जा रहा है, तो ये एक इररेलेवेंट फैक्ट होता है। और यहाँ पे ये विक्टिम के बारे में बात की जा रही है, ठीक, एक्यूज्ड के बारे में नहीं बात की जा रही है कि एक्यूज्ड की ये एक्सपीरियंस रहे हैं, उनके बारे में नहीं। लेकिन अगर विक्टिम के बारे में बताया जा रहा है, जैसे लाइक प्रोस्टिट्यूट है कोई फीमेल, अगर वो प्रोस्टिट्यूट है और उनके साथ अगर कोई गलत काम हुआ है, रेप वगैरह हुआ है, तो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इन्होंने, ये तो प्रोस्टिट्यूट हैं, तो ये इनके साथ रेप कैसा हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके मतलब जो केस देखा जाएगा वो अभी का देखा जाएगा, ना कि उनका प्रीवियस कैरेक्टर कैसा था, सेक्सुअल एक्सपीरियंस कैसे था, इस बेस पे देखा जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मतलब पहले क्या होता था ना कि काफ़ी ऐसे केसेस आते थे जिसमें ये बोल दिया जाता था कि ये लड़की तो मतलब प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, इसका पहले से ही चल रहा है, तो ये लड़कों को फंसाती है, इस टाइप का। तो इस सेक्शन के आने के बाद उस पर रोक लगी है। तो ठीक है, ये सेक्शन 48 इस बेस पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे कंसेंट का कोई मतलब रेलिवेंट नहीं है, यानी अगर लड़की ने कंसेंट दिया हुआ है किसी भी चीज़ का, तो वो भी यहाँ पे इररेलेवेंट हो जाता है। अब सेक्शन आते हैं 49। 49 क्या है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। अब यहाँ पे प्रीवियस बैड कैरेक्टर भी रेलिवेंट नहीं है एक्सेप्ट इन रिप्लाई, मतलब इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ दैट एक्यूज्ड हैड अ बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट। यानी एक्यूज के बारे में अगर बैड कैरेक्टर बताया जा रहा है तो वो भी इररेलेवेंट है, अनलेस कि ये तब तक ना बताया जाए जब तक कि क्या मतलब अच्छे हैं। कहने का मतलब है कि जैसे भाई क्रिमिनल केस में कोई बोल रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमने ऐसा ऐसा काम किया, तो वो तो रेलिवेंट है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो बैड कैरेक्टर था उनका, ठीक है, वो अच्छे नहीं थे पहले, तो ये इररेलेवेंट है। और कब तक इररेलेवेंट होगा, जब तक कि उनके मतलब उनके आंसर में वहाँ पे गुड कैरेक्टर का कोई चीज़ ना बता दिया जाए। मतलब अगर कोई आपके खिलाफ रेस कर रहा है क्वेश्चन कि आपने ऐसा ऐसा किया था, तो ये आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप प्रूफ करो कि नहीं ये गलत है, मैं अच्छा था, मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो ये सेक्शन हमारा 49 कहता है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बात करता है कि अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ अ बैड कैरेक्टर। यानी किसी का बैड कैरेक्टर प्रूव करना हो, तो अगर उनका कभी प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है किसी भी केस से रिगार्डिंग, तो अगर उसको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो एज अ बैड कैरेक्टर वहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 में ये बताएगी। तो अब हम बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर 50 के बारे में, जो बात करता है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेज। तो यहाँ पे सिविल केस के बारे में सबसे पहले तो बात की जा रही है, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसा फैक्ट है, मतलब किसी पर्सन के कैरेक्टर का कोई ऐसा फैक्ट है जो कि उस अमाउंट ऑफ डैमेज, मतलब जितना उसको चाहिए था अमाउंट, उसको ही वो डैमेज कर रहा है, मतलब उस अमाउंट को कम कर रहा है, या डैमेज कर रहा है तो फिलहाल यहाँ पे कम ही करेगा। तो ऐसे जो मतलब फैक्ट होते हैं वो भी रेलिवेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा जाता है कि सेक्शन 50 किस केस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सिविल केस से रिलेटेड है। ये क्रिमिनल केस में नहीं आता है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में हम जानते हैं कि वहाँ पे डैमेज नहीं दिया जाता है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन मतलब 51 में। तो ये है हमारा पार्ट 3 ऑन प्रूफ और चैप्टर 3 फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो ये हम जो पहले पढ़ते थे द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल नोटिस सेक्शन 56 में हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो यहाँ पे हमारा शिफ्ट हो गया है कहाँ पे, सेक्शन 56 और 57 में। यहाँ पे जुडिशियल नोटिस की बात की जा रही है कि ऐसे फैक्ट जिनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है या वो ऑलरेडी प्रूव है। तो ये भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हो जाता है
सेक्शन 51 बात करता है हमारा फैक्ट जुडिशली नोटिसिएबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। सेक्शन 51 हमारा 56 से रिलेट करता है इंडियन एविडेंस एक्ट में। यहाँ पे यही बात की जा रही है कि नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू प्रूव। भाई कोर्ट जिसका जुडिशियल नोटिस ही ले रहा है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो पहले से ही प्रूव चीज़ें हैं, तो उसको प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो है हमारा सेक्शन 51 में बोलता है। सेक्शन 52 क्या बात करता है कि फैक्ट ऑफ विच कोर्ट शैल, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कोर्ट जो है ऐसे कौन से फैक्ट हैं जहाँ पे कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है या लेता ही है, ये मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे शैल लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा इतनी लंबी चौड़ी जो ये लिस्ट दी हुई है, ये मतलब ज़्यादा इसमें, ठीक है, एक नज़र मार लेते हैं इसमें भी क्या है। ऑल लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में जितने भी लॉज हैं या जितने भी एक्ट हैं, अधिनियम है, जितने भी बेयर एक्ट है, उसमें जो भी लिखा हुआ है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग जो हमारा कोर्ट है वो जुडिशियल नोटिस लेता है और उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल ट्रीटी हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कन्वेंशन हो गया, इनके बारे में जुडिशियल नोटिस ले सकता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो प्रोसीडिंग्स की जाती हैं या लाइक बिल हो गया, तो इसके रिगार्डिंग भी जो जुडिशियल नोटिस ले सकता है या लेता ही है कोर्ट ऑफ लॉ। फिर द सील ऑफ द ऑल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल, ई भी उसी से मतलब यहाँ पे मैरीटाइम या एडमिरल्टी, नोटरी, इनके बारे में बात किया जा रहा है। तो मतलब कहने की बात है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे लॉ से रिलेटेड है, जो एक्सप्रेसली लिखी हुई हैं हमारे गैजेट्स में, हमारे ऑफिशियल गैजेट्स में, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो ऐसी चीज़ों पे कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है और इसमें जो हमारी पार्टीज है उनको प्रूफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो सेक्शन 52 इम्पॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी प्री में पूछा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल नोटिस कहाँ दी गई है, तो वो हमारा सेक्शन 52 में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 53 जो बात करता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो यहाँ पे ऐसे फैक्ट से रिलेटेड बात की जा रही है जो कि एडमिट किया जा चुका है थ्रू द पार्टीज और देयर एजेंट। यानी फॉर एग्जांपल हम सिविल केस में ही देखते हैं कि कोई प्लेंटिफ ने कोई बात कही, अपने प्लेंट में कोई बात या कोई एलिगेशन लगाया, जो डिफेंडेंट उसको कहता है आई एडमिटेड, मतलब मैं इसको एडमिट करता हूँ कि हाँ ये जो प्लेंटिफ कह रहा है ये सत्य है। या मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो डिफेंडेंट है वो साइलेंस रह जाता है प्लेंटिफ के एलिगेशंस पे, वो कुछ बोलता ही नहीं है, तो ये जो साइलेंस है ये भी एक मतलब एडमिटेड प्रूफ ही माना जाएगा, सॉरी एडमिटेड फैक्ट ही माना जाएगा। तो सेक्शन 53 यही बोला जा रहा है कि ऐसे फैक्ट जो कि एडमिट किए जा चुके हैं थ्रू द पार्टीज और उनके एजेंट के द्वारा, तो उन्हें दोबारा प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधी सी बात है कि एक ही पॉइंट पे दोनों लोग जब कंप्रोमाइज़ कर लिए हैं, दोनों लोग जब सहमति अपनी दे दिए हैं, तो वो डिस्प्यूट नहीं है और उसको प्रूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 53। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे, ऑफ ओरल एविडेंस, जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से हम एविडेंसेस के बारे में पता करें, मतलब स्टार्ट करते हैं कि एविडेंस कौन कौन से होते हैं। ओरल एविडेंस सॉरी गला थोड़ा ख़राब है। तो सेक्शन 54 में बात की जा रही है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस। तो यहाँ पे ओरल एविडेंस की बात क्या कहते हैं बारे में बात की जा रही है। ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव बाई ओरल एविडेंस। तो जनरल प्रूफ, तो मतलब जनरल जो रूल है हमारा यही कहता है कि जितने भी फैक्ट्स हैं वो ओरल एविडेंस से ही प्रूव किए जा सकते हैं, बट कौन कौन से छोड़कर डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसे कुछ एक्सेप्शंस एविडेंसेस हैं जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेस पर ही प्रूव किया जा सकता है। उसके अलावा जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनको आप ओरल एविडेंस से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेक्शन 54। अब सेक्शन 55 बात करता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, सबसे पहले तो ये एक बेस्ट एविडेंस रूल के रूप में जाना जाता है, यानी जो हमारा ओरल एविडेंस होगा वो डायरेक्ट होना चाहिए, किसी के द्वारा सुनी सुनाई बातों पर या र्यूमर्स टाइप का नहीं होना चाहिए। यानी जो विटनेस है वो उस क्राइम को होते हुए या उस वारदात को होते हुए डायरेक्ट देखा हो, डायरेक्ट सुना हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट उसको परसीव्ड यानी डायरेक्ट उसको फील किया हो। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि जो ये ओरल एविडेंस है ये डायरेक्ट होता है।
मतलब यहाँ पे वही है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हेयर्स एविडेंसेस होते हैं वो बहुत ही वीक टाइप ऑफ द एविडेंस है, या उनको एविडेंस ही नहीं माना जाता है, क्योंकि भाई र्यूमर्स हैं, 4 लोग हैं 4 बातें करते हैं, ठीक है, तो हर चीज़ तो रेलिवेंट नहीं हो जाएगी ना हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये सेक्शन 55 इसी से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि मतलब जो ओरल एविडेंस होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए, तो हमारे सेक्शन 55 में एक्सप्रेसली दिया हुआ है कि डायरेक्ट ही होना चाहिए, हियर से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम इसके प्रोवाइजो के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे थोड़ा कभी क्या पता कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे बात की जा रही है ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है या मान लीजिए कोई भी है जो लिविंग है, अभी जिंदा है, तो वो खुद एज अ विटनेस आ सकते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन बन के वो आ सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। बट ऐसे एक्सपर्ट जो अपनी बुक में लिख के चले गए हैं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे केस से रेलिवेंट हो सकता है, और वो अब डेड हैं, मतलब या तो वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो कैन नॉट बी फाउंड, वो मिल नहीं रहे हैं, गायब हो गए हैं, या वो इनकेपेबल हैं किसी भी एविडेंसेस को देने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रेडिस, मतलब उनकी जो पुस्तक होगी या उनके जो बुक्स लिखे हुए होंगे, उनके जो राइटिंग होगी, उसको ही प्रोडक्शन करके यहाँ पे एज एविडेंस प्रस्तुत किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। तो ये हो गया हमारा प्रोवाइजो 1 जो बात करता है ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट के बारे में। फिर आता है हमारा प्रोवाइजो नंबर 2 जो बात करता है दैट इफ ओरल एविडेंस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग अदर देन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे एक मटेरियल थिंग के बारे में बात की जा रही है, यानी कोई ओरल एविडेंस है जो कि किसी मटेरियल थिंग से के रिगार्डिंग दिया जा रहा है और अदर देन अ डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे उस मटेरियल थिंग को ही प्रस्तुत कर देना चाहिए या उसका ही प्रोड्यूस कर देना चाहिए फॉर द इंस्पेक्शन, लाइक गन या किसी प्रकार का वेपन हो गया, ठीक है, कुल्हाड़ी हो गई, चाकू हो गया, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो मटेरियल थिंग में आते हैं, और अगर इनसे रिलेटेड कोई एविडेंस प्रस्तुत करना है तो उसी को ही कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जा सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 में जो बात करता है डॉक्यूमेंट एविडेंस की, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। अभी तक हमने पढ़ा ओरल एविडेंस मस्ट होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं। तो प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा सा बात बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको हम मतलब अगर कोई केस, मतलब कोई फैक्ट है जो कि डॉक्यूमेंट है, उसको प्रूव करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्राइमरी हो सकते हैं या सेकेंडरी एविडेंस हो सकते हैं। तो प्राइमरी क्या होता है 57 जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में 62 में दिया हुआ था, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, हम जानते ही हैं कि एविडेंसेस है तो इम्पॉर्टेंट है। अब प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इट सेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। यहाँ पे इट सेल्फ की बात की जा रही है। प्राइमरी एविडेंस का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट है वो खुद ही कोर्ट ऑफ लॉ में प्रस्तुत कर दिया जाए, खुद ही उसको क्या कर दिया जाए, प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो ये हमारा प्राइमरी एविडेंस हो जाता है। एक्सप्लेनेशन 1 में क्या दिया हुआ है, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, ईच पार्ट इज प्राइमरी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई जैसे यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल देख लें तो एक जो बैंक का जो पासबुक होता है ना, तो जो बैंक का पासबुक होता है भाई वो कई उसके हम जानते हैं कि पेज होता है, उसके बाद एक पेज होता है उसमें नाम लिखा होता है, दूसरे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, तीसरे में आपका पूरा बायोडाटा लिखा होता है, ठीक है, कितने पैसे निकाले, कितने पैसे रखे। तो ये क्या है, ये एक टाइप का प्राइमरी एविडेंस है जो कि कई पार्टों में मतलब कई पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ईच पार्ट होगा वो सारे ही प्राइमरी एविडेंस के रूप में जाना जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 2 में क्या है, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against a parties executing it। तो यहाँ पर भी हम बैंक का ही वो ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं जो हमको मिलता है विड्रॉल नहीं, जो पैसे जमा करने के लिए जो फॉर्म मिलता है हमको, तो हम उसमें मतलब 2 काउंटर पार्ट होते हैं ना, एक में छोटा सा पार्ट होता है, एक बड़ा वाला पार्ट होता है। तो उसमें हम नाम लिखते हैं, पता,
अकाउंट नंबर सब कुछ लिखे, कितने पैसे जमा करने हैं सब कुछ लिखे। तो उसको जब हम देते हैं बैंक में, तो उसका जो बड़ा वाला पार्ट है वो बैंक अपने पास रख लेती है और जो छोटा वाला पार्ट है उसको हमको दे देती है, ठीक है, एज एन रिसीप्ट। तो जो रिसीट है वो हम क्या कहते हैं, एक प्राइमरी एविडेंस है किसके अगेंस्ट, जो बैंक ने अपने पास रखा उसके अगेंस्ट, मतलब वो अ टाइप ऑफ प्रूफ है कि हमने पैसा जमा किया था, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन 2। अब एक्सप्लेनेशन 3 भी ये यहाँ पे प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी इन सब के बारे में बात की जा रही है। तो वन यूनिफॉर्म प्रोसेस ईच ऑफ द प्राइमरी एविडेंसेस कंटेंट ऑफ रेस्ट, मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर मतलब डायरेक्टली लिया गया है, ठीक है, तो वो भी प्राइमरी एविडेंस में आएगा। जैसे प्रिंटिंग हो गई भाई, मान लो लिथोग्राफी हो गई या फोटोग्राफी हो गई, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट, बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस। तो जो ओरिजिनल होते हैं, जो ओरिजिनल होंगे वो प्राइमरी एविडेंस होंगे, अगर उनकी कॉपी बनाई जाएगी तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएंगे, मतलब वो एक तरफ से प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगे। ये हो गया। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6, 7 ये हमारे नए ऐड किए गए हैं। तो अब भाई नए ऐड किए गए हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आइए हम इसको भी जान लेते हैं। अब एक्सप्लेनेशन 4 बात करता है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर्ड एंड सच स्टोरेज अकर्स साइमल्टेनियसली और सीक्वेंसली इन मल्टीपल फाइल्स, ईच फाइल्स इज प्राइमरी एविडेंस। तो यहाँ पे एक तरफ से PDF की ही बात की जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल हम देख ले तो अगर वो स्टोर किया गया है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में, तो जो PDF के सारे पन्ने होते हैं वो सारे ही पन्ने अपने आप में एक प्राइमरी एविडेंस होते हैं। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन 4। अब 5 में बात किया जा रहा है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रॉपर कस्टडी, सच इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड इज प्राइमरी एविडेंस अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड। तो मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रॉपर कस्टडी में, वो एक प्राइमरी एविडेंस होगी जब तक कि वो एक डिस्प्यूट में ना आ जाए। भाई डिस्प्यूट में आ जाएंगे तो वो एविडेंस कहाँ से होंगे, जाहिर सी बात है ना, कोई चीज़ डिस्प्यूट में ही आ जा रही है तो वो एज एन एविडेंस थोड़ी ना कंसीडर की जाएगी, वो तो खुद ही एक इशू हो गया है हमारा। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन 5। अब एक्सप्लेनेशन 6 में क्या है, where a video recording is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast or transferred to another, each of the stored recording is primary evidence। तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है जिसको स्टोर किया गया है, अगर मान लो उसको ट्रांसमिट किया जाता है या ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो जहाँ जहाँ वो चीज़ें फैली हुई हैं वो सारी ही क्या है, प्राइमरी एविडेंस होती हैं। एक्सप्लेनेशन 7 में क्या दिया गया है, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन मल्टीपल स्टोरेज, ठीक है, स्पेसेस इन कंप्यूटर रिसोर्स, ईच सच ऑटोमेटेड स्टोरेज इंक्लूडिंग टेम्परेरी फाइल्स इज प्राइमरी। तो मतलब सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड में फाइल्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है या कुछ कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्टोर की गई है, तो वो एज अ प्राइमरी एविडेंस ही इसको देखा जाएगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 57। यानी यहाँ पे ये चारों जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं अपने व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप भी हमारा एक तरफ से देखा जाए तो प्राइमरी एविडेंस है। अब 58 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। सेकेंडरी एविडेंस तो इसमें इतना लंबा चौड़ा जाने की क्या ही ज़रूरत है, इसमें चेंज क्या हुआ है, ओरल एडमिशन, रिटर्न एडमिशन। पहली बात तो ये हमारा सेकेंडरी एविडेंस है, ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इजी फॉर्म में बता दें कि सेकेंडरी एविडेंस क्या है। सॉरी। तो सेकेंडरी एविडेंस जो है वो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं या एक तरफ से फ़ोटो कॉपी होती है। मान लीजिए कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसका फ़ोटो कॉपी हमने करवाया तो वो हो जाएगा सेकेंडरी एविडेंस। तो बस वही है सेकेंडरी एविडेंस। सर्टिफाइड कॉपी हो गई या कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाई मैकेनिकल प्रोसेस, सेम भाई जो हम प्रिंट करवाते हैं, ये भी वही है, कॉपीज काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ओरल एडमिशन, रिटर्न एडमिशन, और यहाँ पे एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ एग्जामिन्ड अ डॉक्यूमेंट
हु इज स्किल्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। तो ये 3 हमको यहाँ पे नए जोड़े गए हैं अलग से, तो इसको देख लीजिएगा, उतना हार्ड नहीं है। फिर आता है सेक्शन 59 जो बात करता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। तो यहाँ ये भी एक बेस्ट एविडेंस रूल के बारे में जाना जाता है, जो बात करता है कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं कोशिश करनी चाहिए केस में कि उसको प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव किया जाए। मतलब सेकेंडरी एविडेंस तभी लाया जाए कोर्ट ऑफ लॉ में जब बहुत ही रेयर कंडीशन हो। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हैं। जैसे आपका जो ओरिजिनल है वो खो गया है या वो ऐसी चीज़ है कि हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ला ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस अलाउ होता है, बट कोशिश करनी चाहिए कि मतलब अगर केस जीतना है या मतलब अपने आप को आगे ही रखना है तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको प्राइमरी एविडेंस के रूप में ही उसको प्रूव करना चाहिए। ये हो गया हमारा सेक्शन 59। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 60 जो बात करता है कि कब जिस हमारा सेकेंडरी एविडेंस होगा वो कब दिया जा सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो अभी तक हमने सेक्शन 59 में क्या पढ़ा था कि बेस्ट एविडेंस रूल तो यही कहता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो होगा उसको प्राइमरी एविडेंस मतलब एज ए प्राइमरी एविडेंस से उसको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रस्तुत करिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम प्राइमरी एविडेंस यानी एज इट इज़ नहीं ला सकते हैं ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में एज इट इज़ नहीं ला सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस का प्रावधान दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे, सबसे पहले तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री के लिए ठीक है, थोड़ा सा इंडेक्स बेस पे आता है या मतलब ज़्यादा इसमें आता नहीं है, तो इसको हम शॉर्टकट में ही निपटाएंगे। अब सेक्शन 60 में क्या दिया हुआ है कि सेकेंडरी एविडेंस कब कब अलाउ होता है। जैसे ए में ही दिया हुआ है कि व्हेन द ओरिजिनल यानी जो हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो या तो उस पर्सन के पोजीशन में हो जिसके खिलाफ ही हम गए हैं कोर्ट में, ठीक है। अब भाई जब उसी के अगेंस्ट हम गए हैं तो वो कैसे दे देगा, जाहिर सी बात है हार जाएगा, तो वो नहीं देता है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसका सेकेंडरी एविडेंस यानी उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, उसकी जो कॉपी फोटो कॉपी होती है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रस्तुत कर सकते हैं। सेकेंड में ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच, या तो उसको रीच ही नहीं कर पा रहा है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, ऐसे कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। थर्ड में है ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, मतलब ऐसे किसी पर्सन के पोजीशन में है जो कि लीगली बाउंड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, बट वो नहीं कर रहा है तो हम उस जगह पे सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। अब बी में क्या है कि यहाँ पे रिटर्न एडमिशन के बारे में बात की गई है। सी में या तो वो डिस्ट्रॉय या लॉस्ट हो गया है, मतलब जो ओरिजिनल है उसका या तो वो ख़राब हो गया है या तो खो गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं। डी में नॉट टू बी इजली मूवेबल, मतलब ऐसा कोई चीज़ है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसको हम इजली मूव नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हम उसके सेकेंडरी एविडेंस को ला सकते हैं कोर्ट में। ई में पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वो तो कहीं से भी हमको मिल सकता है, कहीं से भी हम उसकी जीरोक्स करवा सकते हैं, ये हो गया। एफ का सर्टिफाइड कॉपी के बारे में बताया जा रहा है। जी है हमारा न्यूमरस अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 65 जो बात करता है कि कहाँ कहाँ हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। अब 61 हमारा न्यू है, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी एज एन एविडेंस बता दिया गया है। जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही नॉर्मल से एग्जांपल है आज के टाइम में, व्हाट्सएप की जो चैट होती थी, अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रस्तुत किया जाता था तो उसको एज एन एविडेंस कभी कभी नहीं माना जाता था, ठीक है। तो अब ठीक है, अब वो टाइम तो गया, अब हमारा बीएसए में सीधा सीधा चला दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं वो भी एज एन एविडेंस अलाउ मतलब एडमिसिबल होते हैं हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी उसकी एडमिसिबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल है, सब अलाउ होगा। तो सेक्शन 62 में हमारा दिया गया है स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो हम पहले 65A में पढ़ते थे, अब वो आ गया हमारा 62 में, यानी मे बी प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63। सेम चीज़ है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर। 61 चेंज हुआ है, तो अगर आपसे पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड कहाँ पे एज एन एविडेंस लाया गया है, तो सेक्शन 61 में लाया गया है। और इसमें मतलब जो
जो रिकॉर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जो होते हैं, उसको एज एन डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में माना गया है। यानी जो हम व्हाट्सएप की जो चैट दिखाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, वो एज एन डॉक्यूमेंट माना जाता है, मतलब माना जाएगा इस एक्ट के बाद में। तो सेक्शन 62 ये हो गया। अब सेक्शन 63 बात करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के वो कितना एडमिसिबल है, किस हद तक एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, इससे रिलेटेड बात किया जा रहा है सेक्शन 63 में, जो पहले था हमारा सेक्शन 65B में बताया गया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन अब शायद इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है आज के टाइम में। तो अब इसको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा, तो आई होप कि आपको क्लासेस पसंद आई हो, और कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ प्रिपेयर करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।